नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षुओं, आज के वीडियो में हम शिक्षण अधिगम सिद्धांत प्रथम सेमेस्टर के एडु 2 पेपर यानी शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के सूत्र। प्रशिक्षुओं, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, शिक्षण के सूत्र अध्यापक के हाथों में, बिल्कुल अध्यापक के लिए वो आभूषण है जिससे वो, या आप कह सकते हैं शस्त्र है, जो उसके हाथ में आने से शिक्षण प्रक्रिया बड़ी ही सुलभ हो जाती है। इसे इंग्लिश में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। यहाँ जो हमें पढ़ने हैं वो 11 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो। पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। नेक्स्ट प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विशिष्ट से सामान्य, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। विश्लेषण से संश्लेषण, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अनुभव से युक्ति युक्त या तर्कपूर्ण, यानी फ्रॉम एक्सपीरियंस टू लॉजिकल या लॉजिक। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो ऑफ नेचर। अब सबसे पहले आप प्रशिक्षु जान लेते हैं सूत्र होता क्या है। तो सूत्र, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सूत्र एक सत्य है जो विज्ञान और अनुभव से लिया जाता है, जो अध्यापक को शिक्षण में सहायता करते हैं, पठन पाठन की क्रिया को सरल बनाते हैं। इन्हें छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर जी और कॉमेनियस जी। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ सामान्य नियम शिक्षण के लिए निर्धारित किए, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए प्रशिक्षुओं, हम कह सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन यानी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनाने के लिए, छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक तथा क्रियाशील करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां और तकनीकें, टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज या मेथड्स शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। अब विभिन्न शिक्षण सूत्रों के, जिनके नाम हम पहले बता चुके हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करें। प्रशिक्षुओं, सबसे पहला सूत्र हमारा है सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इजी। अगर चीजें आसान होंगी तो वो ग्राह्य होंगी, अगर चीजें कठिन होंगी तो ग्राह्य बोधगम्य नहीं होंगी, आसानी से समझ में नहीं हो आएंगी। इसी तरह से शिक्षण क्रिया है। अगर आप कॉन्सेप्ट को सरल रूप में समझाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। तो शिक्षक का कार्य पाठ योजना छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरल चीजें जो है वो छात्रों को जल्दी समझ में आती है, और जो समझ में आती है उसी को वो सरल समझते हैं, और जो चीज नहीं समझ में आती है उसको वो जटिल समझते हैं। तो सरल अथवा कठिन छात्रों की दृष्टि से होना चाहिए, ना कि शिक्षक के अनुसार। हमें जो सरल लगे जरूरी नहीं कि छात्रों को सरल लगे। तो इसलिए शिक्षण प्रक्रिया करने में हमें सबसे पहले शिक्षक को सरल तथ्य
बताने चाहिए और कठिन तथ्य बाद में बताने चाहिए। उदाहरण के लिए बहुत ही आसान है, जब भी हम कोई पाठ पढ़ाते, जैसे भाषा में क ख ग घ ङ वर्णमाला सबसे पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद शब्द पढ़ाते हैं। उसी तरह से जोड़ में आप पहले छोटे-छोटे जोड़ लेते हैं और उसके बाद फिर बड़े-बड़े और उसके बाद हासिल वाले जोड़, और उसके बाद पहले जोड़ के बाद ही आप फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, इस तरह से आप सिखाते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। छात्रों को जो ज्ञात है ऑब्वियसली उनको सरल लगता है, और अज्ञात जो होता है, जो नई चीजें होती है, उसको समझने में उनको थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है। तो शिक्षक को करना क्या चाहिए? सबसे पहले कक्षा में जान लेना चाहिए कि आखिर उनका पूर्व ज्ञान क्या है, और उसी से जोड़ते हुए जो जनरल चीजें होती है वो हमेशा पूर्व ज्ञान में आती है। जनरल चीजें उन्हें पता होती हैं, और उसके बाद ही उनको उस ज्ञान से हमें शिक्षक को नवीन ज्ञान जोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके उदाहरण में। तो इसका उदाहरण है, जैसे गणित में 2 धन 2 4 सिखाने से पहले छात्रों को 1 2 3 4 गिनती जानना आवश्यक है, और 1 2 3 4 जानेंगे तभी तो जोड़ घटाना गुणा भाग समझेंगे। उसी तरह से भाषा में क ख ग घ ङ पूरा पता होना चाहिए वर्णमाला, और उसके बाद क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, और उसके बाद उन वर्णों से भी संबंधित और वर्ण। ठीक है, उस वर्ण संबंधित और ज्ञान। तो क से कलम हो गया, कलश हो गया, कबूतर हो गया, यानी एक शब्द के बाद अनेक शब्द। ठीक है, तो इससे अधिक और, इस तरह से आते जाएंगे। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल यानी मूर्त और सूक्ष्म यानी अमूर्त। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो वस्तुएं हमें सामने दिखाई दे रही है वो कॉन्क्रीट है, और जिन्हें हमें कल्पना में जानना है वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जी के अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ जो होना चाहिए वो स्थूल या मूर्त वस्तुओं से किया जाना चाहिए, और अंत उसका सूक्ष्म बातों से होना चाहिए। जैसे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए पहले कंकड़, सिक्के, कंचे इत्यादि स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, और फिर अमूर्त यानी जैसे 2 धन 5 बराबर 7। पहले अपने उनको 2 सिक्के दिखाई थी, 5 सिक्के दिखाई थे, फिर उन्हें जोड़, जैसे 2 उंगली 5 उंगली है ना, तो जब 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, वो देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर बार बार आपको उंगली नहीं दिखानी, उसके बाद आपको उनको इस तरह से नंबर में लिखकर और उन्हें बता देना है। उसी तरह से जैसे पहले आप सेब दिखाएं और बोले ए फॉर एप्पल, उसके बाद जब आप एप्पल बोलेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ एप्पल सर ने दिखाया था और वही वाला एप्पल, या चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। आ जाइए, नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट्स। इस सूत्र का आधार प्रशिक्षु गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि किसी भी वस्तु को हम पूर्ण रूप से, इनको अव्ययीवाद भी कहा जाता है, अवयव यानी अवयवीवाद। तो गेस्टाल्ट के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं। जैसे अगर आपको पौधे के पार्ट्स पढ़ाने, प्लांट के पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा पौधा आप उन्हें दिखा दीजिए, और फिर आप उनको बता दीजिए कि देखिए ये इसका जड़ है, ये इसके तना है, और ये इसका पुष्प है, ये इसके लीव्स है, और फिर उनके सब कार्य बता दीजिए। तो धीरे धीरे आप प्रोसीड करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। होल टू पार्ट्स। नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं अनिश्चित से निश्चित, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम जो होता है प्रशिक्षुओं, वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास यानी ज्ञानेंद्रियों का विकास जो होता है वो अनुभव के साथ साथ उनके विचारों में स्पष्टता व निश्चितता आती है। तो पहले अनिश्चित ज्ञान उनका होता है, और जब उनका मानसिक विकास होता है तो उनको धीरे धीरे कई बातों का अनुभव होता है, और जब अनुभव उन्हें हो जाता है तो उनके विचारों में स्पष्टता आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बालक प्रतिदिन पुष्प देखता है, परंतु वह नहीं जानता इसके बारे में बहुत ज्यादा कि पुष्प का कार्य क्या है।
या पुष्प के विभिन्न अंग क्या है। तो जब शिक्षक उसे कक्षा में ये सब बता देंगे तो उनका ज्ञान जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, पुष्प का ये कार्य है, अच्छा इसके ये अंग हैं, ओ ठीक है, तो उसका ज्ञान जो है वो निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की, फ्रॉम सीन टू अनसीन। ये उसी तरह से जैसे स्थूल और सूक्ष्म। पहले उन वस्तुओं के बारे में बताना जिन्हें बालक देख सकता है, और फिर उनके बारे में बताना जिन्हें वह नहीं देख सकता। तो जो वस्तुएं उसके सामने होती है उसे वो आसानी से समझ सकता है। शिक्षण के समय इसलिए शिक्षक आप लोगों को भी, शिक्षक को, आप भी छात्राध्यापक हैं, शिक्षक ही बनने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुएं, जैसे अगर आप चौक सिखाना चाहते हैं तो पहले आपने अपने हाथ में खड़िया लिया है, तो देखिए प्रशिक्षु, देखिए छात्रों, इसे चौक या खड़िया कहते हैं। पहले अप्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रत्यक्ष वस्तुओं का ज्ञान दे और उसके बाद धीरे धीरे उन्हें अप्रत्यक्ष वस्तुओं पर ले जाए। तो शिक्षण के समय शिक्षकों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान में या सामाजिक विषय में, सामाजिक अध्ययन में भारत का मानचित्र अगर आप दिखाते हैं, यूं ही आप राज्यों के बारे में बताएंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मानचित्र की सहायता से आप दिखाते हैं तो देखिए क्या बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सूत्र की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। इसको और भी कहा जाता है दृष्टांत से सिद्धांत की ओर या आगमन से निगमन की ओर। देखिए प्रशिक्षुओं, इस सूत्र का उपयोग आगमन विधि में भी किया जाता है। आगमन पहले उदाहरण को प्रस्तुत, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दीजिए और फिर छात्रों से कहिए वो उससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर निष्कर्ष निकलवाना। छात्रों के समक्ष प्रकरण संबंधी उदाहरणों की प्रस्तुति की जाए और फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत अथवा नियम को स्पष्ट किया जाए। इससे क्या होगा, उन्हें भी निरीक्षण, परीक्षण और विचार का अवसर मिलेगा और वो रुचि लेंगे। तो विज्ञान या गणित या व्याकरण ऐसे अगर आप पढ़ाते हैं तो इस शिक्षण सूत्र से बहुत ही भली भांति अच्छी तरह से उन्हें चीजें समझ में आ जाती है। जैसे संज्ञा के लिए आप कई उदाहरण जब देंगे और उसमें आप अंडरलाइन कर देंगे कि ये नामवाचक जैसे संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, तो अर्थ उन्हें समझ में आ जाएगा अंततः कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरणों को समन्वित करके आप उन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। शिक्षाविद कहते हैं किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए, से विश्लेषण कहते हैं। और खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझा जाता है या समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। ठीक, तो विश्लेषण बालकों को किसी बात को भली प्रकार से समझाता है, संश्लेषण उस ज्ञान को निश्चित रूप देता है। उदाहरण, छात्रों को अगर आप महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की जानकारी देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की जानकारी देनी पड़ेगी और फिर उसमें विभिन्न जिलों की स्थिति और विशेषताओं की जानकारी। ठीक है, अंत में सभी को पुनः समेकित करके आप फिर महाराष्ट्र की जानकारी दीजिए। ये है आपका यह वाला सूत्र। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक क्रम में तर्क संगत की, क्रम से तर्क संगत की ओर, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल कक्षा, जैसे जनरली हम क्या करते हैं प्रशिक्षुओं, जनरली हम अगर हमें शब्द पढ़ाना है, वाक्य पढ़ाना है, तो हम सबसे पहले वर्ण पढ़ाएंगे, फिर शब्द पढ़ाएंगे और फिर वाक्य पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान में क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट, पहले वाक्य, फिर उस वाक्य में जैसे होल टू पार्ट्स वाक्य, फिर उसमें उन वाक्य में वाक्य किससे मिलकर बना है, तो शब्दों से मिलकर बना है, और ये शब्द किससे मिलकर बने हैं, तो ये वर्णों का समूह है। इस तरह से
अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। प्रशिक्षु छात्र जो है बहुत सी चीजें स्वयं अनुभव करते हैं, स्वयं निरीक्षण करते हैं, स्वयं परीक्षण करते हैं। जब वह स्वयं अपने निरीक्षण, अपने अनुभव, अपने परीक्षण से सीखते हैं तो वो ज्ञान जो होता है वैसे तो वो स्थायी तो होता है, मगर पहले उन्हें उसके बारे में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं होती, चीजें धुंधली होती है। और उन चीजों को जब वह कक्षा में आता है और शिक्षक जब उसे उन चीजों को पढ़ाते हैं तो उसे तर्क संगत बना देते हैं, उसे वास्तविक, उसे निश्चित और स्थायी बना देते हैं। इससे उसे उससे संबंधित, उससे संदर्भित लॉजिक मिल जाता है। तो अनुभव जो है उनको स्थायी बनाना, यही है अनुभव से तर्क। जैसे छात्र रोज देखते हैं कि अरे रोज ये दिन होता है, फिर रात आती है, फिर दिन होता है, फिर रात आती है, क्यों होती है, क्यों होता है ऐसा? तो बालक का स्वानुभव, विचार, पहले वो अनुभव करते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर उन्हें कारण समझ में नहीं आता, हो तो रहा है ये मगर पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे होता है, क्यों होता है, और फिर इसका कारण उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जब शिक्षक कक्षा में उनको ये सब चीजें पढ़ाता है और युक्ति संगत बना देता है, उन्हें बताता है कि इस वजह से ये हो रहा है ना, तो उन्हें समझ में आता, अच्छा पृथ्वी क्योंकि रोटेट करती है अपनी जगह पर और इसी वजह से ये दिन रात होते हैं। उनकी जिज्ञासा जो है वो शांत होती है और उनका जो अनुभव है वो तर्क संगत बन जाता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षुओं, प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। जितने हो सके आप प्रकृति से उदाहरण लेकर बच्चों को समझाएं और बच्चों की प्रकृति जानकर ही उनको शिक्षण प्रदान कर। जैसे बालकों की शिक्षा उनकी प्रकृति के अनुसार, रूसो विंची ने भी कहा है कि उनकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। उनकी शिक्षा उनकी आयु, उनके मानसिक स्तर, उनकी क्षमता, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर की जाती है अगर, तो यह उनके विकास में सहायक होती है। ये शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि, TLM, एक्टिविटीज, गतिविधियों आधारित उनके शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम शिक्षण सूत्रों के शिक्षण में उपयोगी। हाँ, यूटिलिटी ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ने का क्या मतलब है, आप इसको पढ़कर क्या तीर मान लेंगे? जी हाँ, इसको पढ़कर आप अगर इसका शिक्षण में प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर आपने उस प्रकरण के लिए, उस कक्षा के लिए कक्षा में एंट्री की है, उस ध्येय को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो सार्थक हो जाएगा और अधिगम, बच्चों की लर्निंग होगी, जो कि मुख्य उद्देश्य है। और छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है, तो उसमें भी आप सफल रहेंगे। छात्रों के मार्गदर्शक के रूप में आप कार्य करेंगे और शिक्षण जो है वो आपके द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा वो छात्रों के लिए बोधगम्य और बालोपयोगी बनेगा। छात्रों की जो संप्राप्ति है, यानी जो अधिगम स्तर की संप्राप्ति है, जो अपेक्षित है, वांछित स्तर है, उस लेवल तक आप शिक्षण कर सकेंगे। यहाँ छात्रों को समझ में आ जाएगा। अगर आपका संप्रेषण छात्रों तक उसी रूप में पहुंच गया, छात्र उसी रूप में समझ गए, तो सब शिक्षण की इसी में तो सफलता है ना। अध्यापन की सफलता इसी में है। छात्रों को आप प्रेरित करके कम समय में, कम श्रम में लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक ले जा सकते हैं। प्रशिक्षुओं, आज के वीडियो में शिक्षण सूत्रों के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।